मैं पाकिस्तानी जासूस को बहुत गौर से देख रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था और एक आंख नीली हो रही थी। सिपाहियों ने उसकी गर्दन में कपड़ा डाल रखा था। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पूरी शिद्दत से उभर आया। मोहब्बत के इस जज्बे में मैं ये भी फरामोश कर बैठा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं होटल के दरवाजे से निकलकर हुजूम में पहुंच गया और पुलिस के सिपाहियों से कहा, बराह करम आप इस जासूस को ज़दोकोब न करें, बल्कि इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दें ताकि इससे कोई बयान भी लिया जा सके। इस तरह मैं उस पाकिस्तानी नौजवान को लोगों की मारपीट से बचाना चाहता था। सीआईडी वाले ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, भाई आप कौन हैं? मैंने एक दो अल्फाज तमिल के बोले ताकि उसे मेरे हिंदुस्तानी होने का यकीन हो जाए और हिंदी में कहा, मैं कर्नाटक का चीफ एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ शिकार खेलने की गरज से आया हूँ। तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि तुमने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है, मगर इसे जिंदा रखो ताकि पुलिस ऑफिसर इससे जरूरी मालूमात हासिल कर सकें। सीआईडी वाला और पुलिस के दोनों सिपाही मेरी इस बात से मुतासिर हो गए। अब जो मैंने पाकिस्तानी जासूस की तरफ निगाह उठाई तो वो पानी के नल के पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि जिन लोगों यानी पुलिस वालों से मुझे अंदेशा था कि कहीं वो मुझे पहचान न लें, वो तो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तानी जासूस मुझे घूर रहा था जैसे इसने मुझे पहचान लिया हो। मैं समझा कि चूंकि मैंने पुलिस की ज़दोकोब से बचाने के लिए बात की है, इसलिए वो मेरा ममनून हो रहा है। मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर ली। सिपाहियों ने उस नौजवान की गर्दन में पड़े हुए कपड़े को खींचकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए पीछे हट गए। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो गर्दन मोड़े मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, दरवेश मुझे बचा लो। उसके मुंह से दरवेश का लफ्ज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने दानिस्ता तौर पर यह लफ्ज कहा था। ये मेरा खुफिया शनाख्ती लफ्ज था जो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ ने खास तौर पर मुझे दिया था। सिवाय मेरे और उनके ये अल्फाज इस हवाले से किसी और की जबान पर नहीं आ सकता था। अगर इस पाकिस्तानी जासूस ने यह लफ्ज मेरे लिए बोला है तो यकीनन उसने मुझे पहचान लिया है। उसे खास तौर पर मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करवाकर जहाँ भेजा गया है, उसे मेरी तस्वीर दिखा दी गई होगी। यही वजह है कि ये मुझे टिकटिकी बांध कर देख रहा है। तो क्या ये मेरे लिए कोई खास पैगाम लाया है? सिपाही पाकिस्तानी जासूस को घसीटते हुए दूर ले गए थे। मुझे उसकी बुलंद आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, दरवेश दरवेश ए खुदा मुझे बचाओ। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया था। अगर मैं एक रात पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो शायद उस पाकिस्तानी जासूस से कभी मुलाकात न होती। मुझे यकीन हो चुका था कि ये शख्स मेरे लिए कोई खास पैगाम लेकर आया है और उसे हिदायत की गई होगी कि मुझे जनूबी हिंद में तलाश करे और वो पैगाम पहुंचाए। फिलहाल बॉर्डर क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने अब उस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने और फिर उसे पुलिस की हिरासत से फरार करवाने का प्रोग्राम था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और कुछ फासला रख कर हुजूम के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सड़क पर यूं इधर उधर नजरें डालता गुजर रहा था जैसे कोई सयाह शहर की इमारतों को दिलचस्पी से देख रहा हो। हकीकत में मेरी नजरें हुजूम पर लगी हुई थी। ये इलाका ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था। उदयपुर इतना बड़ा शहर नहीं था जैसे राजस्थान के दूसरे शहर मसलन जयपुर, जोधपुर, अजमेर शरीफ और बीकानेर वगैरह थे। वैसे भी ये उस ऊंचे टीलों और रेतीले मैदान में फैले हुए शहर का मगरबी किनारा था। थाना करीब ही था। वहां पहुंचकर हुजूम मुंतशिर हो गया। मैंने दूर से थाने की इमारत को बगौर देखा और अपने होटल वापस आ गया। अब मेरा लाया अमल बिल्कुल तब्दील हो चुका था। कहाँ मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करने की तफसीलात तैयार कर रहा था और कहाँ अब इस फिक्र में गलता था कि इस पाकिस्तानी जासूस को वहां से कैसे निकाला जाए। इस ज़िम्न में सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तानी जासूस से कैसे मुलाकात की जाए। पुलिस वालों से मैं अपना तारुफ बतौर एक्साइज इंस्पेक्टर करवा चुका था। अगरचे इस तरह खुले बंदों थाने जाने में कुछ खतरात थे, लेकिन ये एक गैर मारूफ सा इलाका था और थाना भी छोटा सा था जहां मैं ये खतरा मोल ले सकता था। ऊपर से शाम हो रही थी। सहराई इलाका होने की वजह से सूरज की नारंगी रोशनी अभी स्याही में तब्दील नहीं हुई थी। समंदर और सहराओं में गुरूब होते सूरज की रोशनी बड़ी देर तक रहती है। मुझे शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार था। मैं दिन की रोशनी में थाने जाना नहीं चाहता था। एक बात पर मुझे बड़ी हैरानी थी कि वो नौजवान बॉर्डर पर पकड़ा गया था, लेकिन उसके साथ इंडियन बॉर्डर फोर्स का कोई सिपाही नहीं था। ये भी हो सकता था कि बॉर्डर से आगे किसी राजस्थानी गांव में सीआईडी वाले ने पकड़ा हो, क्योंकि बॉर्डर के देहात में सीआईडी वाले अक्सर फिरते रहते हैं और जो नई सूरत दिखाई दे उसके पीछे लग जाते हैं। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया और बाजारों और मकानों में बत्तियां रोशन हो गईं तो मैंने बाजार से मिठाई का डिब्बा खरीदा और सीधा थाने पहुंच गया। नीची छत वाले थाने की पुरानी मेज के पीछे थानेदार बैठा इंतजार कर रहा था। एक सिपाही सामने दालान वाली हवालात के बाहर राइफल लिए पहरा दे रहा था। दो सिपाही थानेदार के सामने बैठे थे। ये वही सिपाही थे जो पाकिस्तानी जासूस के साथ थे। मैंने जाते ही
हाथ जोड़कर थानेदार को नमस्कार किया और मिठाई का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, महाशय जी, मैं पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने पर आपको धन्यवाद देता हूँ और इसी खुशी में ये मिठाई लाया हूँ। महाराज, आपने तो कमाल कर दिखाया। ये कमीने पाकिस्तानी जासूस तो हमारे भारत वर्ष के सबसे बड़े दुश्मन हैं। थानेदार की राजपूतों जैसी मूछें थीं। उसने ऐनक उतार कर मुझे देखा। सिपाही मुझे पहचान कर बोला, ठाकुर, ये कर्नाटक के एक इंस्पेक्टर हैं। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम राथन चंद्रन है। मैं विजयवाड़ा में आजकल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ अपनी पार्टी के साथ हिरन का शिकार खेलने आया हूँ। मेरी पार्टी 1-2 रोज में जयपुर से यहाँ पहुँचने वाली है। ये मिठाई स्वीकार कीजिए। थानेदार ने मुझसे हाथ मिलाया और मिठाई का डिब्बा अपने आगे कर लिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने हवालात की तरफ इशारा करके कहा, ये बड़ा खतरनाक जासूस लगता है, इसकी कड़ी हिफाजत करें, कहीं फरार न हो जाए। हवालात के अंदर एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैंने साफ देख लिया था कि वो पाकिस्तानी जासूस मेरी आमद से बाखबर हो चुका है। वो दीवार से टेक लगाए बैठा मेरी तरफ ही देख रहा था। थानेदार बोला, चंद्रन जी, ये उदयपुर का गरबी थाना है। यहाँ हवालात के अंदर से चिड़िया भी बाहर नहीं निकल सकती। आप शांत रहें। परसों बॉर्डर फोर्स का कैप्टन आकर इसे जयपुर ले जाएगा। ये मालूमात भी मेरे लिए बड़ी अहम थी कि परसों पाकिस्तानी जासूस को यहाँ से जयपुर की तरफ भेज दिया जाएगा। मैंने जेब से एक कीमती सिगरेट निकालकर थानेदार को पेश किया। सिपाहियों को भी सिगरेट पेश किए और उसे सुलगाते हुए बोला, मैंने जयवाड़ा के किसी अखबार में पढ़ा था कि इन दिनों हमारी जमीन पर दुश्मन मुल्क के जासूसों की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। आपने इस जासूस को पकड़कर भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। थानेदार सिगरेट का कश लगाकर बोला, महाराज, हमारी सीआईडी बॉर्डर के गांव में मौजूद है। ये तो हमारे आदमी को जुल देकर निकल जाता, मगर इसकी तलाशी ली गई तो जेब से कागज का एक पुर्जा बरामद हुआ जिस पर 3 हिंसों का एक नंबर लिखा था। थानेदार ने दराज में से एक किताब निकाली और उसमें से कागज का वो पुर्जा निकालकर मुझे दिखाया। उसे पढ़ते ही मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। 3 अंग्रेजी हिंसों वाला ये नंबर वही खुफिया कोड था जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे ये कहकर बताया था कि ये मेरा खास और इंतहाई खुफिया नंबर है। उसने मुझे ये नंबर याद कर लेने को कहा था, अपने पास लिख कर रखने को मना किया था। ये पाकिस्तानी जासूस अभी अनाड़ी था। उसने इस नंबर को लिख कर रखने की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की थी। अब इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि ये पाकिस्तानी जासूस था और चौधरी साहब की जानिब से मेरे लिए कोई पैगाम लाया था। मैंने कागज का पुर्जा थानेदार के हवाले करते हुए कहा, ठाकुर जी, ये जरूर इसका कोई खास नंबर होगा। इससे उगलवाएं कि इसके दूसरे साथी कहाँ हैं और ये हमारी पवित्र धरती पर क्या करने आया था। थानेदार ने कागज का पुर्जा किताब में रखकर किताब मेज की दराज में डाल दी और मेरे लिए चाय का ऑर्डर दिया। मेरा मकसद हल हो चुका था। वैसे भी मैं ज्यादा देर वहां ठहरना नहीं चाहता था, कुछ भी हो सकता था। मैंने उठते हुए मुस्कुराकर थानेदार से हाथ मिलाया, ठाकुर जी, चाय आप पर उधार रही, आप मेरे यहाँ आकर चाय पीजिएगा। थानेदार भी उठ खड़ा हुआ। आप उदयपुर में कितने दिन है महाराज? मैंने कहा, परसों मेरी पार्टी आ जाएगी, फिर आगे शिकार को निकल चलेंगे। आप वैष्णु तो नहीं है? वो बोला, जी नहीं, मैं वैष्णु नहीं हूँ, राजपूत आर्य समाजी हूँ। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, आपको शिकार का मांस खिलाएंगे। एक बात के बारे में मैं भारत में हमेशा मोहतात रहता था कि मैंने गोश्त को हमेशा मांस कहा था, क्योंकि भारत का कोई हिंदू गोश्त को गोश्त नहीं कहता, वो उसे मांस कहता है। और अब तो इतनी देर भारत के कट्टर हिंदुआना सूबे में रहते हुए मुझे भी गोश्त को मांस कहने की आदत पड़ गई थी। मैंने थानेदार का नाम पूछा। बोला, जी मेरा नाम ठाकुर सुचदेव शर्मा है। मैंने कहा, बड़ा शुभ नाम है ठाकुर जी, नमस्कार। थानेदार के कमरे से निकलते हुए मैंने मानी खेज अंदाज में पाकिस्तानी जासूस पर निगाह डाली। वो खुद भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अगरचे अभी तक खुद मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं उसे यहाँ से कैसे निकाल सकूंगा, लेकिन मेरे अंदर छुपा हुआ कमांडो पूरी दलेरी और अपनी तमाम खुसूसियात के साथ बेदार हो चुका था और मुझे यकीन था कि मैं अपने साथी को हवालात से निकाल ले जाऊंगा। लेकिन कहाँ ले जाऊंगा, ये अलग परेशान कर देने वाला सवाल था। उस वक्त मैं अपने आप को पाकिस्तानी जासूस नहीं बल्कि एक जांबाज और अपने वतन और अहले वतन की खातिर जान पर खेल जाने वाला कमांडो समझ रहा था। मेरे अंदर उस एहसास के साथ जबरदस्त एतमाद और तेवर पैदा हो गया था। ये वो आला तरीन जज्बा था जो मायूसी और शिकस्तगी के नाम से कतन नाआशना था। होटल में पहुंचकर मैंने रात का खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। मेरे पास सिर्फ कल का दिन और कल की रात थी। परसों राजस्थान बॉर्डर फोर्स के कैप्टन ने थाने आकर मेरी पाकिस्तानी साथी को अपने साथ जयपुर ले जाना था। अगर वो एक बार जयपुर पहुंच गया तो फिर शायद मैं उसे भारतीय कैद से और उस कैद में रहकर इबरतनाक मौत से न बचा सकूंगा। मेरे सामने 2 रास्ते थे। या तो मैं मुकद्दस नक्श से काम लेते हुए थानेदार को हुक्म दूं कि वो पाकिस्तानी जासूस को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं खुद उसे जयपुर ले जाऊं, या नक्श की मदद लिए बगैर किसी दूसरी स्कीम पर अमल करूं। दरअसल ऐसे नाजुक वक्त पर थानेदार पर किसी वजह से नक्श का असर न हुआ तो उल्टा मैं भी धर लिया जाऊंगा। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस को थाने से
निकालने के लिए किसी दूसरी स्कीम पर अमल करूंगा। हाँ, अगर उस स्कीम पर अमल दरामद के दौरान जरूरत पड़ गई तो मुकद्दस नक्श से काम लूंगा। अब मैंने दूसरी स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। इस स्कीम के भी दो पहलू थे, या तो मैं थाने में जाते ही तीनों सिपाहियों और थानेदार को हलाक कर दूं, या किसी सूरत उन्हें बेहोश करके अपने पाकिस्तानी साथी को आजाद करवा लूं। थाने में जाकर 3-4 सिपाहियों और थानेदार को हलाक करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, जबकि वो सब मुसल्लह थे और मेरे पास सिवाय खंजर के और कोई हथियार नहीं था। बेहोश करने वाला ख्याल मुझे बेहतर लगा, बशर्ते के बेहोश करने वाली दवाई मिल जाए। मेरे पास वक्त भी कम था और शहर से भी नावाकिफ था, किससे बेहोशी की दवा हासिल करूंगा। मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा, 2-3 सिगरेटें फूंक डाली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ख्याल आया कि बेहोशी की दवा की जगह कोई मोहलक जहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पलंग पर बैठ गया और जहर के बारे में सोचने लगा। उस वक्त मुझे अपना जहरीला सिगार बहुत याद आया। वो मेरे पास होता तो ये सारा मिशन महज 5 मिनट की बात थी, लेकिन मेरे पास ना तो जहरीला सिगार था और ना ही V2 की गोलियां थी कि मैं उस थाने के अमले का जहन ही तब्दील कर सकता। मुझे DDT और केमिकल खाद की शक्ल में जहर मिल सकता था, मगर ये सब कड़वे जहर थे और पहले घूंट या पहले निवाले पर ही उल्टा मुझे पकड़वा सकते थे। कोई ऐसा जहर होना चाहिए था जिसका जायका न हो। एक किरण मेरे जहन में चमक उठी। थाने के तीनों सिपाही और खुद थानेदार भी सिगरेट पीता था। अगर मुझे कोई ऐसा जहर मिल जाए जिसको मैं सिरिंज के जरिए सिगरेट के तंबाकू में भर दूं, तो पहला ही कश सिपाही और थानेदार को हमेशा की नींद सुला देगा। मैं उठकर टहलने लगा। ऐसा जहर कहां से मिल सकता था? जाहिर है शहर में केमिस्ट शॉप जरूर होंगी। अब मसला ये था कि अगर उनके पास कोई इस नौ का मोहलिक जहर हुआ भी तो मुझे नहीं देंगे। इस किस्म का जहर आम आदमी के हाथ फरोख्त करने की इजाजत नहीं थी। इसका हल यही था कि कोई इंतहाई काबिल एतबार बहाना बनाऊं और साथ ही रिश्वत से काम लूं। मेरे पास 700 रुपए अब भी मौजूद थे। मैंने किसी काबिल एतबार बहाने पर सोच विचार शुरू कर दी। रात को सोने से पहले ये बहाना भी मेरे दिमाग में आ गया। फिर मुझे नींद आ गई। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुल गई। जो बहाना या कहानी सोने से कबल सोची थी उसकी नोक पलक संवारी, फिर गुस्ल किया। सुबह की रोशनी फैली तो नीचे आकर नाश्ता किया और अपने कमरे में आकर दिन के 9 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि दुकानें 9 बजे खुलती थी। पूरे 9:15 बजे शहर के निस्बतन जदीद इलाके की तरफ रवाना हो गया। वहाँ एक केमिस्ट की दुकान के बोर्ड पर नजर पड़ी तो अंदर जाकर नमस्कार किया। दुकानदार नौजवान लड़का था जिसने कमीज पतलून पहन रखी थी। वो एक गाहक को दवाओं के पैकेट लिफाफे में डालकर दे रहा था। दुकान में बहुत ज्यादा माल भरा हुआ था। जब गाहक चला गया तो नौजवान दुकानदार ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। जी ठाकुर साहब, क्या चाहिए आपको? मैंने चेहरा पहले ही बड़ा उदास बना रखा था। एक सर्द आह भरी और उसके काउंटर पर कोहनियां टेक कर सर झुका लिया। दुकानदार ने कुछ परेशान होकर पूछा, ठाकुर साहब तबीयत ठीक है? मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, भाई जी क्या बताऊं, अजीब दुविधा में फंस गया हूं, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। रिक्कत अंगेज तमहीद से मैं उस नौजवान केमिस्ट पर जब अच्छी तरह असर डाल चुका तो उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं जोधपुर का बैंक मैनेजर हूँ। मेरी बीवी को अजीब बीमारी हो गई है। हर हफ्ते आधी रात को एक काला नाग आता है और मेरी बीवी की टांग को सूंघ कर चला जाता है। मैं उसे मारने लगता हूँ तो वो न जाने कहाँ गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता कि किधर से आता है और किधर गायब हो जाता है। अब मांदरियों और पंडितों ने मुझे ये कहकर सांप को मारने से रोक दिया है कि वो नाग देवता है, उसे मारोगे तो तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इन बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरी पत्नी एक ही महीने में सूख कर कांटा हो गई है। मैं जानता हूँ कि ये एक खास किस्म का सांप होता है जो अगर इत्तेफाक से किसी औरत का जिस्म सूंघ ले तो उसे दोबारा सूंघने जरूर आता है और उसकी सांसों के असर से वो औरत कमजोर होते होते एक दिन मर जाती है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिसे मैं अपनी बीवी की पिंडली पर लगा दूं और सांप उसे सूंघने से मर जाए। अपनी मन घड़त कहानी मैंने कुछ ऐसे दर्द भरे लहजे में सुनाई कि नौजवान हिंदू केमिस्ट बहुत मुतासिर हुआ। मैंने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहा, भाई जी आप भी पढ़े लिखे हैं और वैज्ञानिक नौजवान हैं, मेरी पत्नी की जान बचा लें, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हिंदू केमिस्ट सोच में पड़ गया। फिर उसने अलमारी में भरी हुई मुख्तलिफ दवाइयों पर नजर डाली और कुछ सोच कर बोला, मेरे पास ऐसी कोई मेडिसिन या आर्सेनिक नहीं है, परंतु आप जरा ठहरे, मैं एक दुकान से आपके मतलब की एक शय मंगवाए देता हूँ। उसने मेरे सामने किसी दुकानदार को फोन किया और किसी आर्सेनिक का नाम लिया। फिर फोन बंद करके बोला, मेरे दोस्त की दुकान करीब ही है, वो आर्सेनिक दवाइयाँ फरोख्त करता है, वो जो दवाई भेज रहा है उससे सांप अवश्य मर जाएगा लेकिन आपकी पत्नी की जान बच जाएगी। फिर वो हिंदुओं की जहालत और पंडितों की अहमकाना रसूम के खिलाफ बोलने लगा। इतने में एक आदमी ने उसे एक छोटी सी शीशी ला कर दी। नौजवान केमिस्ट ने शीशी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें थोड़ा सा सफूफ है, इसे आप अपनी धर्म पत्नी की टांग पर थोड़ा सा तेल लगाकर मल दें। भगवान ने चाहा तो सांप इसका सिर्फ एक सांस ही खींचेगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। हाँ, भाभी जी की टांग पर पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना ना भूलें, क्योंकि ये
जहर कहीं उनकी पिंडली में न उतर जाए। मुझे रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर काउंटर पर रखा और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं ठाकुर जी, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो पुण्य की बात है और मैंने आर्सेनिक मुफ्त में ही मंगवाया है। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार कहा और जहर की शीशी जेब में डालकर चला। मैं बड़ा खुश था, मेरा एक मसला हल हो गया था। सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर मैं अपने पाकिस्तानी साथी को निकाल ले जाने में कामयाब हो गया तो उसे कहां ले जाऊंगा। बॉर्डर की तरफ ले जा नहीं सकता और शहर के पेचोखम से भी नावाकिफ था। ले दे के यही एक रास्ता समझ में आया कि उसे लेकर अहमदाबाद की तरफ निकल जाऊं और सहराई जंगल में किसी जगह छुप जाऊं, उससे सीक्रेट सर्विस का पैगाम पूछूं और फिर हम दोनों पंजाब या जम्मू की तरफ से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करें। एक दूसरी केमिस्ट शॉप से मैंने एक सिरिंज और आला तरीन भारतीय सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। होटल के कमरे में आकर डिबिया में से ऊपर वाले 5 सिगरेट निकाल कर सामने रख लिए। शीशी का ढक्कन खोल कर देखा, शीशी में जर्द रंग का सफूफ था। उसे भी मैंने कागज के एक टुकड़े पर उलट लिया। सिरिंज की सुई से एक सिगरेट के अगले हिस्से के तंबाकू में छोटा सा मगर गहरा सुराख किया। उसमें सुई की मदद से ही जहरीला सफूफ उठाकर उसे अच्छी तरह भरा और माचिस की तीली से तंबाकू की सतह को इस तरह बराबर कर दिया कि देखने से मालूम नहीं होता था कि उसमें इंतहाई मोहलक जहरीला सफूफ भर दिया गया है। यूं ही मैंने वो सफूफ 4 सिगरेटों में डालकर उनकी सतह हमवार कर दी। फिर 5 सिगरेटों को डिबिया में डालकर पैकेट बंद करके जेब में रख लिया। सिरिंज की सुई को तो मैंने तोड़ दिया, लेकिन जहरीला सफूफ दोबारा शीशी में डालकर शीशी जैकेट की जेब में रख ली। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ कुछ टैक्सियां भी मौजूद थीं। मैंने वहाँ मौजूद ड्राइवरों को गौर से देखा। एक ड्राइवर शक्ल ही से बड़ा अहमक सा लगता था, वैसे भी वो दुबला पतला सा था। मैं उसके पास गया, जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, भाई जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल जाने से डरती है, तो भाई जी मैंने सोचा है कि जब दर्द का दौरा शुरू हो तो उसे टैक्सी में डालकर अस्पताल ले जाऊं। उस वक्त वो बेहाल होगी, इनकार न कर सकेगी। ड्राइवर बीड़ी का कश लगाकर बोला, ठाकुर, तुम अस्पताल वालों की गाड़ी क्यों नहीं मंगवा लेते? मैंने फौरन कहा, भाई जी, कोई पता नहीं कि कब दर्द शुरू हो जाए, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आप मुझे अपने घर का पता दे दें, अगर आज रात जरूरत पड़ी तो आपको खबर कर दूंगा। लीजिए 100 रुपए लीजिए, बाकी 200 रुपए उस वक्त अदा कर दूंगा। ड्राइवर 100 रुपए लेकर बड़ा खुश हुआ और बोला, ये गाड़ी मेरी तो नहीं है ठाकुर, परंतु घबराओ नहीं, मैं आज रात गाड़ी अपने पास ही रखूंगा। तुम मुझे अपना घर क्यों नहीं दिखा देते? मैं रात को वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, भाई जी, कोई पता नहीं कब दौरा पड़ जाए, आप यूं ही मेरे घर के आगे बैठे रहेंगे, मैं खुद ही आपके घर जाकर इत्तला दे दूंगा, वैसे सामने वाले बाजार में मेरा घर है। टैक्सी ड्राइवर पर मेरे 100 रुपए ने बड़ा असर किया था। फिर मेरे उन 200 रुपयों का भी पेशस वक्त काफी असर हो चुका था। एक तरफ इशारा करके बोला, ठाकुर, वो जो मंदिर है उसके पीछे वाली गली में मेरा मकान है, चलो आपको दिखाई देता हूँ। उसने बीड़ी फेंकी और मुझे टैक्सी में बिठाकर मंदिर की तरफ चला। उसका मकान मंदिर की अकबी गली का पहला मकान था। बस जी, यहाँ आकर दरवाजा खटखटा दें, मैं दरवाजे के पास ही चारपाई पर सोता हूँ। मैं वहां से पैदल ही दूसरी तरफ से होकर अपने होटल की तरफ चल पड़ा। चौक में आकर हलवाई की दुकान से मिठाई का एक डिब्बा खरीदा और होटल में संभाल कर रख लिया। अब मुझे रात होने का इंतजार था। टैक्सी ड्राइवर के घर का रास्ता मैंने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। ये सारा ताना बाना इस बुनियाद पर बुना जा रहा था कि मैं थाने में अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो जाऊंगा। रात का खाना खाकर मैं पैकेट से सिगरेट निकाल कर पीने लगा तो फौरन ही ख्याल आ गया और मैंने जल्दी से पैकेट जेब में डाल लिया। नीचे बाजार में आकर सिर्फ एक सिगरेट खरीदी और उसे सुलगा कर होटल में आ गया। होटल के कमरे में टेलीविजन पर राजस्थानी प्रोग्राम चल रहा था। ये प्रोग्राम जयपुर से आ रहा था। 9 बजे मैंने ऊपर अपने कमरे में आकर अपनी तमाम चीजें चेक की। सीधा का दिया हुआ सांप का मनका, गले का मुकद्दस नक्श, जहर की शीशी, सिगरेटों का पैकेट, खंजर, लाइटर, करेंसी नोट, सब कुछ मेरे पास मौजूद था। बाथरूम में घुसकर मैंने अच्छी तरह गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, अपनी सारी चीजों को एक बार फिर चेक किया। मेरे पास घड़ी नहीं थी। नीचे जाकर वक्त देखा, वहां से थोड़े से स्नैक्स खाए और चाय पी। थोड़ी सी मछली एक पैकेट में बंधवा ली। दीवार पर लगे क्लॉक की सुइयां रात के 10 बजा रही थी। मैं ऊपर कमरे में आ गया। मेरा कमांडो मिशन शुरू होने में थोड़ी देर बाकी रह गई थी। रात को 11:15 बजे होटल वाले नीचे की दुकान बंद कर देते थे। जब मुझे नीचे दुकान और होटल के दफ्तर बंद होने की आवाज आई तो मैं उठ बैठा। बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी का छींटा मारा। बाहर आकर हर शय को एक बार फिर चेक किया और खिड़की से झांक कर देखा। होटल वाला दुकान बंद करके अपने कमरे में जा चुका था। मेरा कमांडो मिशन शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।